अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन भी हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ जिस पे हम बात करेंगे। बात करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, सर थैंक आप यू सो कैसे हैं? मच। आप हमने कैसे हैं? थैंक यू ठीक हूँ मैं। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की जो कॉमन टाइप्स हैं उसके बारे में। तो काइंडली हमें गाइड कीजिए कि कितनी किस्म की डायबिटीज़ इस वक्त डायबिटीज़ है? की जो इकसाम है मिस नादिया, उनको हम 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते चार। हैं। एक है डायबिटीज़ टाइप 1। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बेसिकली जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। यानी इंसुलिन बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो एक तरह से इसमें तबाह हो जाती है। और उसमें तबाही की जो वजूहत हैं वो बहुत सारी हैं। उसमें से ऑटोम्यून वजूहत जो है वो ज़्यादा कॉमन है। जैसे ऑटोम्यून का मतलब होता है कि बॉडी का अपना ही दिफाई निज़ाम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अच्छा। उसको खुद ही तबाह कर देता है। तो ऑटोम्यून टाइप की डायबिटीज़ है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें सेल्स बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन की शदीद कमी हो जाती है, एब्सोल्यूट कमी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इंसुलिन बॉडी में से। इलाज बाहर से इंसुलिन की सूरत में किया जाता है। अच्छा, इसको हम टाइप 1 कहते हैं यानी डिपेंडेंट हो और जाता है वो। इंसुलिन अच्छा, डिपेंडेंट हो जाता है पर्सन। ठीक है। दूसरी टाइप होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी इतनी शदीद नहीं होती, इंसुलिन की रिलेटिव कमी होती है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन के जो काम करना है उसके एक्शन के खिलाफ मुज़ाहमत बॉडी मौजूद होती है, इसलिए इसको टाइप 2 कहते हैं। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। अच्छा अच्छा। और फिर एक होती है जो प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी हमल के दूसरे और तीसरे जो उसका पार्ट होता है, लेट जी वाली पार्ट जो है जी। उसमें यानी 6 मंथ्स के ऑनवर्ड कर लें, उसमें ये डायबिटीज़ होती है। उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी के साथ अमल मामला औरतों में जो डायबिटीज़ है। जी और ऐसे मरीज़ों को हम तब मामला औरतों में डायबिटीज़ उसको कहते हैं जब उसके प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ ना हो जी जी या प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में डायबिटीज़ ना हो। जी। ठीक है, अच्छा। चौथी। और फोर्थ कैटेगरी होती है कि डायबिटीज़ की कुछ और रेयर टाइप्स भी हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा मशहूर नहीं है, ठीक है। लेकिन मौजूद है। मौजूद। मसलन इनमें एक आती है मेच्योरिटी आंसर डायबिटीज़ ऑफ यंग, यानी यंग पेशेंट है लेकिन डायबिटीज़ उसकी टाइप 2 की तरह की है, ये डायबिटीज़ उसकी ओल्ड एज की तरह की है, अच्छा जबकि पेशेंट बहुत यंग है। और एक होता है लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अच्छा, एडल्ट्स। मुझे लगा वो दूसरे वाला है जो लाडला माँ का लाडला। लाडला नहीं, लाडा जो है वही लाडला होता है लेकिन ज़रा डिफरेंट लाडा होता है। अच्छा और ये उस डायबिटीज़ को कहते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ है लेकिन ये 40 के बाद हो रही है, ओल्ड एज में हो रही है। तो ठीक ये है। है लेटेंट यानी छुपी हुई डायबिटीज़ टाइप 1 है, ज़रा स्लो ऑनसेट के ठीक है। साथ आती है। और फिर ये है कि स्टीरॉयड्स इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है, जैसे स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स, कई सारी बीमारियों में स्टीरॉयड्स का फ़ायदा भी होता है और उनके साइड इफ़ेक्ट में डायबिटीज़ होनी शुरू हो ठीक जाती है। है। और फिर यह है कि अगर किसी पेशेंट का पेंक्रियाज डैमेज हो जाए पेंक्रियाटाइटिस की वजह से या कोई ट्रामा की वजह से या एक बीमारी होती है उसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, ये सारी बीमारियां भी डायबिटीज़ को जन्म देती है। ठीक है। तो ये आपकी 4 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया टाइप 1, टाइप 2, और जेस्टेशनल gestational और फिर बाद में जो एग्रियाटिक या स्टीरॉयड काजेज में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डायबिटीज़ की टाइप्स और डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट कौन से रिकमेंड किए जाते हैं? 3 मेन टेस्ट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक जो होता है कि आप पेशेंट को बता दें कि वो 8 घंटे खाली पेट रहे या रात को, जी। यानी अगर 12 बजे पेशेंट सो गए तो सुबह 8 बजे अपना टेस्ट करवा सकते अच्छा। हैं। और प्रोवाइडेड 12 बजे के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, इसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी कि खाली पेट। खाली पेट। अच्छा। और ये खाली पेट 8 घंटे का कम से कम होना चाहिए, ओके। क्योंकि आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गए तो लोग 2 बजे भी सोते हैं कई दफ़ा और सुबह 8 बजे उठ गए हैं। अच्छा तो यार 8 आवर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो है खाने के दरमियान आपने नहीं और खाया सुबह हो। शुगर चेक करने के दौरान जो डिफरेंस है वो 8 घंटे का होना चाहिए। ठीक है। आपने सुबह शुगर चेक करवाई, अगर वो 126 से ज़्यादा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डायबिटीज़ है। डायबिटीज अगर मरीज़ को सिम्टम्स भी हैं तो, सिम्पटम। अगर सिम्टम्स हैं तो एक दफ़ा रीडिंग काफ़ी है, सिम्टम्स नहीं है तो दूसरी दफ़ा जब दोबारा चेक करवाएगा तो दो रीडिंग्स काफ़ी होंगी उसको क्रॉस डायग्नोसिस चेक के करने लिए। के लिए। अच्छा, फिर आ जाते हैं
ब्लड शुगर रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि आपने कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन आपने ब्लड शुगर चेक कर ली। जैसे कि एक मरीज़ अपने दांतों के इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास गया है, अच्छा। अब उसकी शुगर चेक कराने की प्रिपरेशन भी नहीं है, उसकी इंटेंशन भी नहीं है, उधर ही उनके जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने ब्लड शुगर चेक की और वो हाई आ गई, अच्छा। और 200 से ज़्यादा आ गई, और उस पेशेंट में कुछ सिम्टम्स भी हैं, तो उसको हम डायबिटीज लेबल कर देंगे। ओके। सो ब्लड शुगर रैंडम। थर्ड है कि हम एक 3 महीने की औसत शुगर लेवल चेक करा लें, एवरेज। इस टेस्ट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C हमें पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बता देता है कि क्या आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रही है, या आपकी क्राइटेरिया से ऊपर रही है, या उससे नीचे बिल्कुल नॉर्मल रही है। वो टोटल एवरेज आ जाएगा ना कि आपकी कंडीशन क्या आ रही है कुछ। अच्छा, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के बारे में बताता चलूँ। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट में चूँकि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच शुगर को मेजर किया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट जो हीमोग्लोबिन की किसी डिजीज़ का शिकार है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या हीमोग्लोबिन के साथ कुछ और बीमारियां अटैच होती हैं जिनमें ड्रग्स के साथ हिमोलिसिस हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन टूट फूट का शिकार होता है कुछ दवाइयों की वजह से, ऐसे मरीज़ों में HbA1c टेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट का फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। फिर ऐसे मरीज़ जो डायलिसिस पे हैं, ऐसे मरीज़ जो HIV के पेशेंट हैं, इसके एड्स के पेशेंट हैं या HIV के पेशेंट्स हैं, ऐसे मरीज़ जो जिनके अंदर ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम होता है, इन सारे सिचुएशंस में हम हीमोग्लोबिन A1C के टेस्ट पे इन्हसार नहीं करते। इन सारे पेशेंट जिनकी मैंने बात की है, इनमें आपको ब्लड शुगर फास्टिंग जी या ब्लड शुगर रैंडम करनी चाहिए और उससे फैसला करना चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C। अच्छा, अब एक है और टेस्ट है, उसको हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा। यानी ग्लूकोज पिला के हम बॉडी को चेक करेंगे कि बॉडी कितना लोड बर्दाश्त कर सकती टॉलरेट कर रही है कि कितने लोड को लिए वो इंसुलिन बना सकती है। तो हम फिर इसमें मैक्सिमम लोड देते हैं ग्लूकोज का। अच्छा। 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्योर। अच्छा। ग्लैक्सोज डी का जो आपने डब्बा कभी देखा हो, जी। ग्रीन कलर का होता है, वाइट कलर की उसमें से 100 ग्राम होता है, तो उसमें से आपने 75 ग्राम लेना है, फिर 1 गिलास पानी में डाल के पेशेंट को पिला देना है। अच्छा। उसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल चेक करें, अगर वो 200 से ऊपर है तो डायबिटीज डायग्नोसिस हो गई, अगर वो 140 से कम है तो ये नॉर्मल हो गया, अच्छा। और अगर 140 और 199 के दरमियान है तो ये ऐसा पेशेंट है जो प्री डायबिटिक हो गया, जो कैटेगरी में आ जाएगा, किनारे पे बैठा है अब और हो डायबिटीज होने वाली है। अच्छा। अच्छा, ये हाँ, इस ये किस्म के ऐसा फर्क पेशेंट है को जो हम किनारे में प्री- बैठा कर एक गिलास और पिलाएंगे तो उसको यकीन हो तो जाएगा। बस, तो ये वाले पेशेंट या ये प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे डायबिटिक। दोनों को मैं तो एक ही कैटेगरी में समझता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल उसने डायबिटिक होने, बल्कि प्री डायबिटिक पे ज़्यादा काम करना चाहिए, इसलिए कि उसको हम बचा सकते हैं डायबिटीज़ होने से। एग्जैक्टली अगर डायबिटीज़ हो गई तो फिर तो उसके अपने मसले शुरू हो जाते हैं हो ना। जाएंगे। ये बात ठीक है। है। अच्छा, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? आपने सिम्टम्स की बात की थी लेकिन बताया नहीं क्लियर, वो बताइए कि कौन से ऐसे अफराद हैं, उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, उनका क्राइटेरिया क्या है? डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हम रिकमेंड करते हैं उन अफराद में जो जिनकी फैमिली में पेशेंट्स हैं। ठीक है। नंबर 1, ऐसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स उनके डायबिटिक्स हैं, ऐसे अफराद जिनकी वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, ऐसे अफराद जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, या ऐसे अफराद जो हार्ट डिजीज़ का शिकार है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एंजाइना है, ये जो सारी दिल की बीमारियाँ, जो दिल का जो चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर के मरीज़, चेस्ट पेन वाले जो होते हैं ना मरीज, जैसे इनको एंजाइना होता है, दिल की तर्जनी होती है असल में, और वो उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो पेशेंट भी, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए डायबिटीज़ के लिए। और फिर ऐसी फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिनके ओवरीज में सिस्ट है, इस बीमारी में वेट गेन होता है, ओवरीज में सिस्ट होते हैं और चेहरे पे बाल आ जाते हैं कई दफ़ा, हिर्सुटिज्म होता है। तो ये सारे मरीज, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की फीमेल्स हैं, इनको भी टेस्ट होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ऐसी फीमेल जिनके बच्चों का
जो वेट है वो ज़्यादा होता है पैदाइश के टाइम पे, नॉर्मल से ज़्यादा। हाँ, या पैदाइश के टाइम पे उनका सर बड़ा होता है, मैक्रोसोमिक या ओवरवेट जो बेबीज़ होते हैं। तो अगर वो पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है मदर में स्क्रीनिंग करनी चाहिए डायबिटीज़ की। ये तो ऐसे सारे अफराद जो मैंने अभी गिनवाए हैं इनके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर वो स्क्रीनिंग में नेगेटिव हो, जी, यानी नॉर्मल आ गया, ब्लड शुगर रैंडम की 140 से कम, फास्टिंग की 100 से कम आ गई, तो ये नॉर्मल हो गया ना। HbA1c किया 5.7 से कम आ गया, तो अब इनको 3 साल के बाद दोबारा टेस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, यानी अगर एक दफ़ा नॉर्मल आ गए फिर हम उनको 3 साल बाद दोबारा स्क्रीन करें। क्या हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो प्री डायबिटिक हैं इसलिए हम उनको स्क्रीन करेंगे, या हम उनकी और जो बाकी प्री डिटेल्स डायबिटिक हैं तो उनके नहीं लेबल करें, जब उनके नॉर्मल आ जाएंगे फिर तो लेबल नहीं करेंगे ना। अच्छा, प्री डायबिटिक तो लेबलिंग है ना, है कि टेस्ट उस बंदे का करना है जो एट रिस्क है। एट द रिस्क। वही रिस्क पे होगा ना जिसकी फैमिली में पेशेंट्स हैं, जो ओवरवेट है और जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है, जो वो ज़्यादातर बैठने वाले काम करते हैं, या ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं, ये सारे जो हैं एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ भी हैं। अच्छा, अभी हम प्री डायबिटिक की बात कर रहे हैं कि जी। प्री डायबिटिक जो हैं, एक तो ये तफसीलन बताइए कि ये पेशेंट, ये लोग किस तरह की खसूसियात के हामिल होते हैं, प्लस इनका इलाज करवाना ज़रूरी अगर है। मैं इन शॉर्ट बात करूं, आजकल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें पेशेंट दो तरह के हैं, या वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक, या वो प्री डायबिटिक है। यानी वो डायबिटिक हैं या उनको डायबिटीज़ होने वाली है। ये पूरी ओवरऑल मैं पॉपुलेशन। ओवरऑल जनरली इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो हम पेशेंट्स देख रहे हैं ज़्यादातर डायबिटिक होते हैं अच्छा अच्छा, या वो प्री डायबिटिक होते हैं। नॉर्मल पर्सन अब कम ही मिलते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि हर पेशेंट में अब एशियन में पोटेंशियल वैसे भी ज़्यादा होता है, तो हमारे खत्ते में डायबिटीज़ की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए हर फ़र्द को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब प्री डायबिटिक बाय डेफिनेशन वो पर्सन है जिसकी फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है और 126 से कम है, यानी वो नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटिक भी नहीं। ऐसा मरीज़ जिसकी ब्लड शुगर रैंडम का मतलब जैसे कहीं बैठे बैठे चेक करवा ली, 140 से अबव है और 199 से कम है, अच्छा, वो भी प्री डायबिटिक हो गया। ऐसे HbA1c जो हीमोग्लोबिन A1c है आपने चेक करवाया, वो 5.7 से अबव है अच्छा, और 6.4 से कम है, ठीक, तो ये भी प्री डायबिटिक हो गए। अब ये सारे अफराद, स्टडीज़ कहती हैं, रिसर्च कहती है कि ये एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक होती है, यानी इनमें हार्ट अटैक का ख़तरा शदीद होता है, होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, ऐसे मरीज जिनकी सुबह फास्टिंग में शुगर ज़्यादा आती है वो हार्ट के रिस्क पे चले जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्री डायबिटिक पर्सन जो है, जो असल में डायबिटिक नहीं है, उसको भी ट्रीट करना चाहिए, उसका भी इलाज करना चाहिए। ताकि वो वो इलाज, diabetes- हाँ, वो इलाज डाइट से भी हो सकता है, वो इलाज मेटफॉर्मिन नामी गोली से भी हो सकता है, Lifestyle better और भी बनाने उसमें से। चेंजेस की जा सकती बॉडी में, मतलब उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे पेशेंट अपने टेस्ट करवाते हैं, अपने डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा यार कोई बात नहीं, बस ठीक है, अब सही है। अच्छा, उन्होंने उसको सही समझ लिया, उन्होंने 2-3 साल अपना वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, अब वो डायबिटिक हो गए और उन्होंने न्यूरोपैथी भी डेवलप कर ली, उनके पाँव में सुइयाँ चुभनी शुरू हो गई, उनको न्यूरोपैथिक सिम्टम्स आनी शुरू हो गई। तो ये जो होता है प्री डायबिटिक फ़र्द होता है, ये भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर रहा होता है असल में। तो इसलिए एक तो यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी वाल मैसेज मेरा यही है कि वो ऐसे अफराद को गाइड करें, लाइफस्टाइल पे बाकायदा काउंसलिंग दें, उनको टारगेट्स दें, उन्हें बताएं कि अगर आपकी ब्लड शुगर फिर भी मैनेज नहीं होती और आप नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होते तो आप आके उसके लिए कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करें। और पेशेंट को इस चीज़ और के लिए पेशेंट्स को encourage और पेशेंट्स को इनकरेज करना चाहिए इस कि वाले follow से up कि वो रखें इसको अपनी- स्टॉप करें डायबिटीज़ को। फॉलो यहाँ रखने पे से होगा follow ना? up रखने से, हाँ। फॉलो अप रखने से होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में मेरा एक क्वेश्चन लास्ट है, ये बताइए कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो प्री डायबिटिक है? अभी आपने बताया तो है, लेकिन क्योंकि टाइप हमने 1 कुछ- के हवाले से टाइप 1 हाँ, ये जो अपनी बात हम कर रहे थे प्री डायबिटिक की, ये जो ब्लड शुगर वैल्यूज़ की बेस पे है, इसको हम टाइप 2 के लिए स्क्रीनिंग में यूज़ करते हैं। जी, लेकिन जो टाइप 1 डिजीज़ है, जो सडन एक जल्ज़ले की तरह आती है, यानी जिसमें सडनली आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सडनली बॉडी में इंसुलिन आनी बंद हो जाएगी, पेशेंट जो है वो उसको शिद्दत की सिम्टम्स आएंगी,
वो यूरिन आना शुरू हो जाएगा, प्यास बहुत लगेगी, ओह। वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। बच्चे आमतौर पर इसके शिकार होते हैं। हाँ। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमें आइडिया हो जाए कि ये हाँ। बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने का चांस है? अच्छा, ये रिसेंटली कोई है ना रिसेंटली इस पे काम हुआ है। तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, उनको हम कहते हैं एंटी गैड है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीबॉडीज़ का सारा खेल है। तो अगर आप इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं कि एंटीबॉडीज़ परसिस्ट कर रही हैं और उसी लेवल पे ऊपर जा रही हैं, तो इसका मतलब है इस बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क है। ओके। और उस हवाले से उसके हवाले से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है अक्सर वो वैसे नहीं डायग्नोज होती। यानी ऐसा नहीं है कि हर बंदा आएगा अपनी ब्लड शुगर चेक करवाने, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो बच्चों में चूँकि वॉमिटिंग बड़ी कॉमनली गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी हो जाती है, तो माँ बाप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वॉमिटिंग, जो मतली आना है, उल्टियाँ आनी हैं, ये सारी डायबिटीज़ की गशी की अलामत भी हो सकती है। ये उसकी पहली स्टेज हो सकती है। तो जब बच्चों को वोमिटिंग हो रही होती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो और उनकी बॉडी में जहरीले मादे कीटोन्स बन रहे हों। अच्छा। तो उनको उस हिसाब से ब्लड शुगर लेवल को भी साथ जज करना चाहिए। ये ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ अगर हम टेस्ट कर लेते हैं तो और हमें आइडिया हो जाएगा कि ऐसे बच्चे एट रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे क्वेश्चंस जो मैंने आज पूछने थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन मेरा फिर भी एक आखिरी सवाल है। शायद आपने प्रोग्राम में, मुझे अब लगता है कि वो हमने जिक्र नहीं किया कि किसी शख्स को टाइप 2 में ये चेक करना हो, मतलब कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसमें? एज को हम देखेंगे और कौन सी चीज़ें हैं, मतलब टाइप 2 में का रिस्क जो है मतलब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी। टाइप 2 का अगर रिस्क देखना है किसी पेशेंट में कितना रिस्क है, या उसमें रिस्क है या नहीं है, या होने का रिस्क है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले यही देखते हैं। फिजिकल जितने अफराद 40 से 50 में हैं उसको 1 मार्क दे देते हैं। ओके, यानी और उससे कम है तो 0 देते हैं, कि और इसी तरह मोर देन 50 एज है तो उसको 2 मार्क्स दे देते हैं। अच्छा, बढ़ता गया ना खतरा। रिस्क बढ़ गया। फिर इसके बाद मेल और फीमेल का है, अगर मेल है तो उसको 1 पॉइंट है, फीमेल है तो 0 पॉइंट। मेल्स में ज़्यादा मेल में ज़्यादा होती है टाइप 2 की बात। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या नहीं है, किसी बहन भाई को डायबिटीज़ है या नहीं है। अच्छा। इसका 1 पॉइंट है, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट्स है। अच्छा। अगर कोई फीमेल है और उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है, हमल के दौरान हुई है, तो ये भी 1 नंबर है उसका। अच्छा, ऐसे पर्सन जो वॉक नहीं करते उनका 1 नंबर है। और ओवरवेट है। और फिर है कि वेट के ऊपर जो BMI जिनका ज़्यादा है उनका भी 1 नंबर है। तो ये टोटल अगर कोई पर्सन 5 नंबर ले जाता है तो वो फेल ही हो गया एक तरह से। डायबिटीज़ को मीट कर, डायबिटीज़ के हवाले से वो पास नहीं हुआ, वो डायबिटीज़ के एट रिस्क है। अब उसको चाहिए कि अपने नंबर कम करे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें नंबर ज़्यादा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें नंबर कम लेना ज़्यादा बेहतर बात है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप कोई टेक होम मैसेज अपने हमारे सुनने वालों? मेरा टेक होम मैसेज सबके लिए ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएं, अपने नेचुरल लाइफस्टाइल पे जाएं। ये बर्गर से बाहर आ जाए और सादा ग़िज़ा खाएं, 30 मिनट 60 मिनट डेली वॉक करें, स्मोकिंग ना करें, अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, और अपने इखलाकियात पे काम करें। और अपने इखलाक पे काम करें। चलिए ताकि ठीक है, इखलाकियात पे काम करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा ना, ओवरऑल ठीक होएंगे। है ना? जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमें ज्वाइन करने का। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।